हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर फिजिक्स क्लासेज में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का पार्ट नंबर 2। इसका जो पहला पार्ट है उसके अंदर हमने इसके 25 क्वेश्चन कर लिए थे। आज इसका सेकंड पार्ट है, इसके अंदर अपन 26 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चन करेंगे। यदि आप इन क्वेश्चन को हल कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जामों के अंदर बार बार पूछे गए हैं और एग्जामों के अंदर पूछे भी जाएंगे। इन क्वेश्चनों के अंदर जो कंसेप्ट लगे हुए हैं बहुत ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट लगे हैं। तो यदि आप इन क्वेश्चनों को हल करते हैं तो इन क्वेश्चनों से आपकी जो ये टॉपिक है इसकी तैयारी भी बहुत अच्छी जाएगी और आपको एग्जाम के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसके अंदर जितने भी कंसेप्ट लगे हैं वो आपके अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चनों की और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी इस टॉपिक का 26 नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विकिरण संबंध प्रदर्शित करने वाले तत्व हैं, यानी विकिरण संबंध होता है वो आपको बताना कि कौन से आवर्त के तत्व प्रदर्शित करते हैं। प्रथम आवर्त के तत्व, दूसरे आवर्त के तत्व या तीसरे आवर्त के तत्व या बी एवं सी दोनों, यानी दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्व। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला। याद रखना, द्वितीय आवर्त के तत्व और तीसरे आवर्त के जो तत्व हैं दोनों ही तत्व आपस में क्या दर्शाते हैं, विकिरण संबंध दर्शाते हैं। ये विकिरण संबंध क्या होता है इसके बारे में अपन जान लेते हैं। विकिरण संबंध क्या होता है कि यानी वह रासायनिक समानता जो आवर्त सारणी की किसी एक तत्व और उसके विकिरण दिशा में स्थित दूसरे तत्व के बीच होता है। यानी एक तत्व है, इसकी विकिरण दिशा में स्थित जो दूसरा तत्व है, इनके बीच में जो रासायनिक समानता होती है उसे क्या कहते हैं, अपन विकिरण संबंध कहते हैं। यानी वह रासायनिक समानता जो आवर्त सारणी के किसी एक तत्व और उसके विकिरण दिशा में स्थित दूसरे तत्व के बीच होती हैं। विशेषकर यह दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्वों में होता है। यह जो आपका द्वितीय आवर्त के तत्व होते हैं, जो तीसरे आवर्त के तत्व हैं उसमें पाई जाती है। जैसे दे दिया है, दूसरे आवर्त के तत्व हो गए लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये जो सभी है विकिरण रूप से यानी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इनके साथ समांतर दर्शाते हैं। जैसे लिथियम है उसका विकिरण तो कौन हो जाएगा, मैग्नीशियम, तो इनके रासायनिक गुणों में समानता पाई जाएगी। बेरिलियम है उसकी समानता एल्यूमिनियम के साथ पाई जाएगी। ये किसके कारण होता है, ये होता है इनके आकार में समानता होने के कारण, विद्युत ऋणात्मकता में समानता होने के कारण या धात्विकता में समानता होने के कारण। इन दोस्तों हम सभी जानते हैं कि हम बाएं से दाएं जाते हैं तो उसके आकार में क्या आती है, कमी आती है, और ऊपर से नीचे जाने पर उसके आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इसी प्रकार से अपन विकिरणता देखेंगे तो इस साइड से देखते हैं तो इसके आकार में कमी हो रही है और ये वाला मेथड बताते हैं उसके आकार में वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार से दोनों यानी प्रभाव नगण्य होकर लगभग यानी कि ये और ये इन दोनों का आकार क्या है, लगभग क्या पाया जाता है, समान पाया जाता है। इसी को अपन क्या कहते हैं, यही हमारी रासायनिक समानता हो गई और इससे यानी समानता पाई जाती है, यानी कि है क्या कि समान पाया गया है। तो इसी कारण क्या कहते हैं, यानी कि विकिरण संबंध है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह दूसरे आवर्त और तीसरे आवर्त में पाया जाता है। अब देखते हैं 27 का क्वेश्चन। इसमें क्या है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण निम्न के आवर्ती फलन होते हैं। इसमें आपको बताना कि जो आधुनिक आवर्त सारणी होती है उसके अंदर जो तत्वों का जो गुणधर्म है वो नियमित रूप से परिवर्तित हो रहे हैं, यानी आवर्ती रूप से परिवर्तित होते हैं। वो किसके आधार पर परिवर्तित होते हैं, यानी परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ बढ़ते हैं, या परमाणु भार बढ़ने के साथ साथ बढ़ते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ बढ़ते हैं, या परमाणु आकार के साथ बढ़ते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यानी जो आपकी भौतिक एवं जो रासायनिक गुण निर्भर करते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं, और यह इसी के ही आवर्ती फलन होते हैं। तो ये कैसे होते हैं ये भी अपन देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का जो नियम है वो क्या कहता है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। जो आपका जो आधुनिक आवर्त नियम है यही कहता है कि जो रासायनिक एवं भौतिक गुण हैं वो किसके आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु क्रमांक। यानी जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा उसका जो आवर्ती जो ये गुणधर्म है वो नियमित रूप से परिवर्तित होते हैं। और जो आपका जो परमाणु क्रमांक है वही तय करता है कि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या होगा। यानी परमाणु क्रमांक का मतलब होता है उसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या, और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर के होती हैं आपकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के होते हैं यानी इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है
वो किसके द्वारा तय होता है, परमाणु क्रमांक के द्वारा तय होता है। तो इस प्रकार से जो आपके जो भौतिक एवं जो रासायनिक गुण हैं वो किसके भी आवर्त फलन हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक विन्यास के आवर्त फलन भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे कि कुछ यानी तत्वों के रासायनिक गुण हैं, जैसे संयोजकता हो गई, रासायनिक अभिक्रिया हो गई, यानी धात्विकता होती है, यानी कितना धात्विक गुण पाया जाता है, ये सभी किस पर निर्भर करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ही निर्भर करते हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 28 का क्वेश्चन। 28 के क्वेश्चन में पूछा गया है कि आवर्त सारणी के किसी एक समूह में उपस्थित सभी तत्वों का परमाणु क्रमांक समान होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है, परमाणु भार समान होता है, या बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। इसमें क्या पूछा गया है कि कोई एक वर्ग है या एक समूह है, इसके अंदर जितने भी तत्व हैं, इन सभी तत्वों को आपको बताना है कि कौन सा ऐसा गुणधर्म है वो सभी के अंदर एक समान होगा, यानी कि इन सभी तत्वों का कौन सा गुणधर्म एक समान होगा। यहाँ पर आपको 4 दिए हुए हैं, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी वाला। याद रखना, एक तत्व के अंदर जितने भी तत्व होते हैं उनके बाह्यतम कक्षा में, यानी बाह्यतम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो सभी के कक्ष में यानी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी में समान होते हैं बाह्यतम में। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। आवर्त सारणी में एक समूह है वह ऊर्ध्वाधर कॉलम होता है। समूह किसको कहते हैं, ऊर्ध्वाधर कॉलम को कहते हैं। और तत्वों को इस आधार पर रखा जाता है कि उसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, यानी इसमें तत्वों को इस प्रकार ही रखा जाता है कि इन सभी तत्वों का जो बाह्यतम कक्ष होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं, जैसे क्षार धातु हो गई, तो क्षार धातु में हेल लिनाने कहा रब से फिर याद, उसमें जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है, इन सभी के बाह्यतम कक्ष में हम देखते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो सभी के बाह्यतम कोश में कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर हेलोजन वाले तत्व देखते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनके भी यानी बाह्यतम कक्ष में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सभी क्या है कि एक समूह में होते हैं हेलोजन तत्व, फिर कल बाई एन टी, तो सभी में क्या है 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है एक समूह में स्थित सभी तत्वों की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं 29 का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि आवर्त सारणी के किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कौन सा गुणधर्म अपरिवर्तित रहता है। इसमें पूछा गया कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो इन तत्वों का कौन सा गुणधर्म है, यानी अपरिवर्तित रहेगा, यानी सभी में समान रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला। याद रखना, जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन है वो सभी के लिए क्या होगा, समान होगा। तो क्योंकि ये कैसे होता है ये भी देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका जो कारण है ये दिया हुआ कि एक समूह में सभी तत्वों का बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, जो कि हमने 28वें क्वेश्चन में देख लिया है। 28 के क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि एक वर्ग में या एक समूह में जितने भी तत्व उपस्थित होते हैं उन सभी के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। और इसी वजह से इनकी जो संयोजकता है वो भी आपकी समान हो जाएगी। संयोजकता दोस्तों क्या होती है, संयोजकता वही होती है कि एक तत्व कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन कितना इलेक्ट्रॉन, एक तत्व है कितना इलेक्ट्रॉन देगा, जितना कि उसके बाह्यतम कक्षा में उपस्थित होंगे। तो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन यदि समान है तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की संयोजकता है वो भी आपकी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो उदाहरण के रूप में क्षार धातुओं में देखा गया है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में, इन सभी के जो बाह्यतम कोश हैं उन सभी के अंदर क्या क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो इनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, वो भी आपके क्या हो जाएंगे, एक एक हो जाएंगे। तो सभी में एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है। ये आपको परमाणु आकार, घनत्व और धात्विक लक्षण दिया हुआ है, इनका भी देख लेते हैं कि एक समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आपका जो परमाणु आकार है वो क्या है, बढ़ता है। घनत्व भी क्या है, आमतौर पर बढ़ता है, लगभग बढ़ता ही है। और धात्विक लक्षण है ऊपर से नीचे जाने पर वो भी आपका क्या है, बढ़ता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं आपका 30 नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पूछा गया कि आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 16 वाले तत्वों को किस समूह में रखा जाएगा। इसमें बताना है कि ऐसा तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 16 है उसको कौन से समूह में रखा जाएगा। समूह यानी वर्ग पूछा गया है, कौन से वर्ग में अपन रखेंगे, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी षष्टम में। यानी षष्टम को क्या बोलते हैं, 16वां वर्ग होता है दोस्तों। ये 16वां वर्ग होता है। ये कैसे होता है ये भी अपन देख लेते हैं।
परमाणु क्रमांक 16 वाले तत्व का नाम क्या है? सल्फर। 16 पे कौन सा आता है? सल्फर आता है, जो कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होगा। इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बाह्यतम कक्षा में कुल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण दोस्तों पहला जो हमारा समूह यानी जो आवर्त होता है उसके अंदर 2 तत्व आते हैं, एक इधर और एक इधर। तो यानी कि अंतिम तत्व का परमाणु क्रमांक 2 है। दूसरे आवर्त के अंदर आपके कितने आते हैं? 8 तत्व आते हैं। 2 तत्व इधर आते हैं और 6 तत्व आते हैं डी कक्षक के अंदर। तो इस प्रकार से यानी कि यहाँ पर टोटल कितने हो गए? 8 तत्व, 10 परमाणु क्रमांक तक के आते हैं। तीसरे आवर्त में 2 तो एस ब्लॉक में आ जाएंगे और 6 इधर आते हैं, इसमें भी 8 तत्व आते हैं और कहाँ तक के आते हैं? 18 तक के आते हैं। हमें पूछा गया 16 वाला, तो 16 वाला किस में आ जाएगा? यहाँ पर 18 में आएगा 18 वाला। 17 वाले समूह में 17 परमाणु क्रमांक वाला आएगा और 16वें समूह में कौन सा आएगा? 16 वाला परमाणु क्रमांक वाला। तो 16 का परमाणु क्रमांक 16 समूह में आएगा। और इसको क्या बोलते हैं? पहले वाले जो एस ब्लॉक के तत्व हैं, जो समूह हैं, वो आपका हो गया होता है फर्स्ट ए और सेकंड ए। और पी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है? थर्ड ए। और पी ब्लॉक का दूसरा होता है वो आपका क्या होता है? फोर्थ ए होता है, ये फोर्थ ए होगा। और फिर होता है 5A और फिर होता है 6A, फिर होता है 7A और फिर होता है 8A। तो इस प्रकार से होते हैं पी ब्लॉक के। तो ये पी ब्लॉक में कौन से नंबर पे आया है? इधर के 2 छोड़ के आया, तो किस में आएगा? 6A में आएगा। तो ये हो जाएगा सिस्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं आपका 31 का क्वेश्चन। 31 के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्न में से किसका आकार सबसे छोटा होगा? बताइए दोस्तों, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले वाले वीडियो में करवा दिया है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला Mg+2, क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा क्या है? पॉजिटिव आवेश है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि आयनों का जो आकार है उसके मूल परमाणु की तुलना में इस प्रकार बदलता है कि यदि धनायन बनने पर उसका आकार घटता है, यानी जब उसका धनायन बनेगा तो उसका आकार क्या होता है? कम होता है। और जब किसी पर नेगेटिव आयस होता है, ऋणायन बनता है, तो उसका जो आकार में क्या होती है? वृद्धि होती है। यहाँ पर दिया हुआ है क्यों वृद्धि होती है? यदि इलेक्ट्रॉन निकलता है, यानी यदि इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया है, इलेक्ट्रॉन निकलने पे क्या होता है कि प्रोटॉन अधिक प्रभावी आकर्षण करते हैं। यानी कि जो प्रोटॉन है वो जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन पर है उन पर अधिक प्रभावी आकर्षण होगा, यानी कि उन पर आकर्षण बल ज़्यादा लग जाएगा। आकर्षण बल ज़्यादा लगेगा तो क्या है कि यह अपनी ओर यानी कि चला जाएगा। दूसरा क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण घट जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा और प्रतिकर्षण होने के क्या है? ये दूसरों को बाहर की ओर यानी प्रतिकर्षित करेंगे, तो बाहर के ऊपर तो आकार बढ़ जाता है। यदि 1 इलेक्ट्रॉन अपन निकाल देंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो ये प्रतिकर्षण है ये आपका क्या हो जाएगा? कम। तो जिससे कि क्या होता है? इसका आकार घट जाता है। तो याद रखना, धनायन बनने पर उसका आकार कम होता है। यहाँ पर सर्वाधिक धनायन किसका है? Mg+2 का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, जब ऋणायन आता है तो ऋणायन आने से क्या होता है? उसका आकार बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे छोटा है ऑप्शन नंबर बी। अब है 32 का क्वेश्चन। आयनिक त्रिज्या है। इसमें आपको बताना है कि जो आयनिक त्रिज्या होती है वह प्रभावी नाभिकीय आवेश के साथ किस प्रकार से परिवर्तित होती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है हमारी आयनिक त्रिज्या। तो इसका राइट आंसर जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। और यह किस प्रकार से होता है ये भी देख लेते हैं। आयनिक त्रिज्या उस आयन के आकार को दर्शाती है जो परमाणु से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या खोने के बाद बनता है। आपकी आयनिक त्रिज्या किसे कहते हैं? यानी कोई आपका एक परमाणु है, यदि या तो यह इलेक्ट्रॉन त्याग देता है या यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उसके बाद में क्या है कि उस पर आयन आ जाता है, तो उसके बाद में इसकी जो आकार होता है या इसकी जो त्रिज्या होती है उसी अपन क्या बोलते हैं? आयनिक त्रिज्या बोलते हैं। और प्रभावी नाभिकीय आवेश ये क्या होता है ये भी अपन जान लेते हैं। प्रभावी नाभिकीय आवेशन वह आकर्षण होता है जो नाभिक द्वारा बाह्य इलेक्ट्रॉन पर डाला जाता है, यानी कि इस नाभिक का वह आकर्षण जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर डाला जाता है वो आपका क्या होता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। यदि यह आकर्षण अधिक होता है तो इलेक्ट्रॉन अधिक खींचकर त्रिज्या यानी छोटी होगी, यानी यह जो आवेश यदि ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन पर ज़्यादा बल लगेगा, यह अंदर की ओर खींचेगा और इसकी त्रिज्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यदि आकर्षण कम होता है तो इसकी त्रिज्या का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से जो आपकी जो आयनिक त्रिज्या है
वो प्रभावी नाभिकीय आवेश के क्या हो गई, व्युत्क्रमानुपाती हो गई। जब यह कम होता है तो त्रिज्या आपकी बढ़ जाती है, यह अधिक होता है तो आपकी त्रिज्या क्या होती है, कम हो जाती है। तो इस प्रकार से जो आयनिक त्रिज्या है वो प्रभावी नाभिकीय आवेश के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 33 के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्न में से किसके द्वारा आयनिक त्रिज्या का क्रम सही रूप से प्रदर्शित है। इसमें आपको बताना है कि सही रूप से प्रदर्शित कौन सा है। तो मैंने बताया था कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव आवेश है तो उसकी त्रिज्या उतनी ही ज़्यादा होगी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो नहीं, जिस पर पॉजिटिव आवेश है उसकी त्रिज्या उतनी ही कम होगी और नेगेटिव आवेश है तो त्रिज्या उतनी ज़्यादा होगी। ये वाला मेथड लगाना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस पर नेगेटिव आवेश है और इस पर पॉजिटिव आवेश है। इसका एक्सप्लेनेशन ये मैंने पहले आपको डिस्कशन करवा दिया है कि धनायन है उसको वह आकार घटाती है, जो ऋणायन होता है वो आकार क्या है, बढ़ाता है। तो इस प्रकार से जो धनायन है वो आकार कम करेगा और जो ऋणायन है वो आकार बढ़ाएगा। इसमें देखते हैं कि सबसे ज़्यादा ऋणायन इस पर है तो सबसे बड़ा आकार इसका होना चाहिए था। बी वाले ऑप्शन में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा ऋणायन इस पर है तो इसका आकार सबसे ज़्यादा होना था, बल्कि इसका आकार सबसे कम। इस पर क्या है कि सोडियम प्लस है, इसका आकार सबसे कम होना था, यानी कि प्लस है इस पर, और सबसे ज़्यादा होना था इसका। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 34 के क्वेश्चन में कौन सा आयनन ऊर्जा का सही क्रम है। इसमें आपको बतानी आपकी जो आयनन ऊर्जा होती है उसका ऊर्जा का यानी क्रम, यानी बढ़ता हुआ क्रम पूछा गया है कि बढ़ते हुए क्रम में यानी प्रदर्शित करिए कौन सा सही क्रम है। यानी 4 आपको क्रम दिए हुए हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, न कि ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन नंबर बी कैसे होगा ये भी अपन देख लेते हैं। आयनन ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो गैसीय अवस्था में मौजूद परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए आवश्यक होती है। यानी ये मौजूद आपका परमाणु है, इससे एक इलेक्ट्रॉन आपको बाहर निकालना है। तो इस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो आपको ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उसी ऊर्जा को क्या कहते हैं, आयनन ऊर्जा कहते हैं। आमतौर पर आयनन ऊर्जा बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। आयनन ऊर्जा का मान होता है बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है, क्योंकि इसका जो परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो आपका नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, और नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी। क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो इस पर बल बढ़ेगा, और इस पर बल बढ़ेगा तो इसको निकालने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ऊर्जा बाएं से दाएं जाने पर क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि परमाणु आकार घटता है और नाभिक का आकर्षण बढ़ता है। यानी परमाणु का आकार घटता है और उसकी जो नाभिक आकर्षण है वो बढ़ता है इसलिए, और परमाणु आकार इसलिए बढ़ता है क्योंकि अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब इसके कुछ अपवाद होते हैं, जैसे बेरिलियम होता है उसकी आपकी बोरोन से ज़्यादा होती है। वैसे तो क्या होता है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, बेरिलियम नहीं, ये होता है आपका सही क्रम बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये क्रम होता है। तो आपकी जो आयनन ऊर्जा है वो आपकी बोरोन की ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर बेरिलियम की होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि बेरिलियम के अंदर जो 2s2 कक्षक पाया जाता है पूर्ण रूप से भरा होता है, तो उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एक अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यानी कि यह अधिक स्तर होती है तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है तो इसको अपन आसानी से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से यदि अपन एन और ओ के अंदर देखते हैं, इस क्रम से तो आपकी एन की ज़्यादा होनी चाहिए थी। ये एन की क्यों, हाँ, ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए थी यहाँ पर, यानी इधर बढ़ती जाती है आयनन ऊर्जा, तो ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन होती है न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि न्यूट्रॉन के अंदर जो अंतिम यानी पी कक्षक होता है वो आधे रूप से भरा हुआ होता है, यानी कि इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार से अर्धपूरित होता है। अर्धपूरित होने के कारण इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक आवश्यकता होगी, क्योंकि यह अधिक स्थायी होता है। तो इस प्रकार से जो आयनन ऊर्जा है वो इसकी ज़्यादा होती है। तो ये 2 अपवाद होंगे, तो इन 2 अपवादों को अपन करेंगे तो ये बेरिलियम यहाँ पे आ जाएगा, ये बोरोन यहाँ पे आएगा, बेरिलियम यहाँ पे। तो पहले बोरोन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, और इन दोनों को भी अपन विपरीत कर देंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 35 के क्वेश्चन पूछा गया कि हेलोजन की क्रियाशीलता का क्रम है। आपके जो हेलोजन तत्व होते हैं उनकी क्रियाशीलता का क्रम बताना है, किस प्रकार से होगा। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होगी, सबसे कम आयोडीन की, या फिर ये क्रम होगा
फिर सबसे कम फ्लोरीन की, सबसे ज़्यादा आयोडीन की, सबसे कम फ्लोरीन की, और ये यानी कि ब्रोमीन का अपवाद छोड़ के ये होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी जो आपका जो फ्लोरीन होती है इसकी क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होगी और आयोडीन की सबसे कम होगी। ये किस तरह से होता है ये भी आप समझ लें। हेलोजन क्या होते हैं, ग्रुप 17 के तत्वों में क्रियाशीलता का क्रम उनकी ऑक्सीडाइजिंग शक्ति पर निर्भर करता है, यानी जो हेलोजन तत्व होते हैं उनकी जो क्रियाशीलता का क्रम है वो ऑक्सीडाइजिंग शक्ति पर निर्भर करता है, यानी कि यह यानी इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति होती है उस पर। यानी ये सभी तत्व इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके स्थिर होते हैं, यानी कि इन सभी के अंदर क्या होते हैं, बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन और प्राप्त करके ये अपने बाह्यतम यानी कि जो अपना अष्टक पूरा करने की कोशिश करते हैं, यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसी कारण क्या है कि इनकी जो क्रियाशीलता है वो ज़्यादा होती है, और यही इनकी क्रियाशीलता है वह ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। नीचे जाने पर मैंने बताया था कि परमाणु आकार बढ़ता जाता है, और परमाणु आकार बढ़ने के कारण इसका नाभिक का आकर्षण इलेक्ट्रॉन पर कम होता है, यानी कि जो इसका जो नाभिक का आकर्षण होता है वो अंतिम इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाएगा, क्योंकि इसकी दूरी बढ़ जाएगी आकार बढ़ने के कारण। इसी के कारण क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है वो कम हो जाएगी, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पर इसके जो आकर्षण बल लगेगा वो आपका कम हो जाएगा। ये कम हो जाएगा तो ये इस इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की जो प्रवृत्ति है वो आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जिससे क्या है कि इसकी क्रियाशीलता भी क्या होती है, कम होती है। क्रियाशीलता किस पर निर्भर करती है, ऑक्सीडाइजिंग शक्ति या इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो क्षमता होती है उस पर निर्भर करती है। आकार बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो क्षमता है, टेंडेंसी है, वो क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। वो कम हो जाएगी तो इसलिए इनके जो नीचे जाते हैं तो इनकी क्रियाशीलता भी होती है, कम होती जाती है। तो फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील है क्योंकि इसका आकार सबसे छोटा है और इसके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है वो क्या हो जाएगी, सबसे अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 36 का क्वेश्चन। 36 के क्वेश्चन में पूछा गया कि आयनन विभव का न्यूनतम मान है। इसमें आपको बताना कि आपका जो आयनन विभव है, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा भी बोल सकते हैं, इसका मान सबसे न्यूनतम किसके लिए होता है ये आपको बताना है। हेलोजन के लिए, अक्रिय गैस के लिए, क्षारीय मृदा धातुओं के लिए या क्षार धातुओं के लिए। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी क्षारीय धातुओं के लिए ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये किस प्रकार से होगा ये भी अपन देख लेते हैं। जो आपका जो आयनन विभव होता है, आयनियन पोटेंशियल या इन एनर्जी, यानी आयनन ऊर्जा भी बोलते हैं इसको, यह वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जो गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए आवश्यक होती है। ये आपका एक परमाणु है, इससे इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसको क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा बोलते हैं। तो इसका जो मान होता है वो आपकी क्षारीय धातुओं के लिए सबसे कम होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि क्षारीय धातु ग्रुप 1 के तत्व होते हैं जो सबसे कम है, इसके लिए आयनिक विभव सबसे कम होगा। फिर आते आते यानी क्षारीय मृदा धातु ग्रुप 2 होती हैं। ग्रुप 2 में क्या होता है कि ये इधर जाएंगे तो इधर जाएंगे तो क्या होता है, इसके अंदर परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है। इसका परमाणु क्रमांक बढ़ने पर नाभिकीय आवेश बढ़ेगा और नाभिकीय आवेश बढ़ेगा जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है उस पर आकर्षण भी बढ़ जाएगा और इसको बाहर इलेक्ट्रॉन देने के लिए क्या है, अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी, जिससे आयनन विभव इसका क्या आता है, बढ़ जाता है। तो ग्रुप 2 में आते हैं क्षारीय मृदा धातु होते हैं, इसके लिए इसका ज़्यादा हो जाता है। और हेलोजन आता है, हेलोजन के लिए बहुत ही ऊंचा होता है, क्योंकि हेलोजन क्या करता है कि इसके अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यह एक इलेक्ट्रॉन और प्राप्त करने की वो टेंडेंसी रखता है, इच्छा रखता है, न कि यही इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन देगा तो मतलब इस बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, बल्कि यही इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखता है। और यदि बात करें तो अपन इस साइड में जाते हैं तो आकार का मान क्या होता है, कम होता जाता है। आकार का मान कम होता जाता है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन पर जो नाभिक आवेश लगेगा वो ज़्यादा लगेगा, तो इसको निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से इसके लिए बहुत उच्च होता है। अक्रिय गैस होती है उसके लिए सबसे अधिक होता है। अक्रिय गैस के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यानी 8, ये बहुत ही स्थायी अवस्था में होता है। तो अस्थायी करेगा तो मतलब बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो आयनन विभव है सबसे अधिक किसके लिए होता है, अक्रिय गैस के लिए होता है। लेकिन ध्यान दें यहाँ विकल्प ग्रुप ए की बात नहीं है, केवल ग्रुप 2 क्षारीय मृदा धातु भी दी गई है। वैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, क्षार धातु का, क्योंकि क्षारीय धातुओं की भी अधिक होती है क्षारीय मृदा धातु की, लेकिन सबसे ज़्यादा किसकी होती है, क्षार धातु की, क्योंकि यह ग्रुप 1 में आती है और सबसे इधर आती है। और इनका जो आकार होता है वो सबसे क्या होता है, बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा होने के कारण इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं।
अब देखते हैं 37 का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया निम्न में से किस तत्व की प्रथम आयनन ऊर्जा का मान सबसे कम होगा। ये पूछा गया कि आयनन ऊर्जा है वो सबसे कम किसके लिए है, पीबी के लिए, एसएन के लिए है, और सिलिकॉन के लिए है, या कार्बन के लिए है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टिन एसएन के लिए इसकी ऊर्जा है वो सबसे कम होगी। वैसे होनी चाहिए थी पीबी की, होती है एसएन के लिए कुछ अपवादों के कारण, वो अपवाद अपन देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये रहे वो इसका एक्सप्लेनेशन। प्रथम आयनन ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो केज से परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन हटाने पर काम में होती है। ये एक इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे, उसके लिए जो ऊर्जा आवश्यकता होती है उसको आयनन ऊर्जा कहते हैं। आवर्त में बाएं से दाएं पर ऊर्जा बढ़ती है, यानी बाएं से दाएं जाएंगे तो यह ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती जाती है, जो कि मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया है। और ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान क्या है, घटता जाता है। वो इसलिए घटता जाता है क्योंकि अपन ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार बढ़ता जाता है, आकार बढ़ेगा तो नाभिक का इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है, जो बल है वो कम हो जाएगा, और आकार बढ़ने से कम हो जाएगा तो इसको आसानी से निकाल सकते हैं। कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो ऊपर से नीचे जाने पर इसका मान है वो घटता है। और यहाँ पे 4 तत्व दिए हुए हैं, ग्रुप 14 के तत्व हैं, एक ही तत्व के। काशी गए, यहाँ पर गए नहीं दिए हुए हैं, काशी गए, फिर आ गया शंकर पार्वती। तो इस हिसाब से जो नीचे है उसकी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन एसएन की सबसे कम इसलिए होती है, यहाँ पर दिया हुआ है कि टिन एसएन की आयनन ऊर्जा लेड से कम होती है। यही इस कारण होती है कि पीबी के डी और एफ इलेक्ट्रॉनों के दुर्बल परिवेक्षण प्रभाव के कारण इसका जो प्रभावी नाभिकीय आकर्षण है वो क्या होता है, प्रबल होता है। यानी पीबी के अंदर क्या होता है कि एफ कक्षक और जो डी कक्षक पाए जाते हैं, और इनके पाए जाने के कारण क्या आता है कि इस का जो ये जो परिरक्षण प्रभाव होता है, परिरक्षण प्रभाव के कारण क्या होता है, इसका जो नाभिक है उसका इलेक्ट्रॉन पर जो आकर्षण है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, एसएन की तुलना में ज़्यादा होगा, तो इसको निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, तो इसकी जो ऊर्जा है वो कुछ थोड़ी बढ़ जाती है, 8 से क्या हो गई 15। तो सबसे कम किसकी होती है, एसएन की होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अपवाद है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है तो याद रखना ये कंसेप्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 38 के क्वेश्चन में पूछा गया कि परमाणु के आंतरिक इलेक्ट्रॉनों के परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है। यानी दोस्तों परमाणु का जो आंतरिक इलेक्ट्रॉन है तो उसके अंदर जो परिरक्षण प्रभाव है, यानी ये नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में जो आंतरिक इलेक्ट्रॉन है, अन्य इलेक्ट्रॉन है, इनका जो परिरक्षण प्रभाव हो ये इसके कारण क्या होता है, आयनन विभव में कमी, आयनन विभव में वृद्धि, आयनन विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक के आकर्षण में वृद्धि होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयनन विभव में कमी होती है। ये किस प्रकार होती है ये भी अपन जान लेते हैं। परिरक्षण प्रभाव या स्क्रीनिंग प्रभाव क्या होता है, जब किसी परमाणु में बाहरी इलेक्ट्रॉन और नाभिक के आंतरिक इलेक्ट्रॉन बाहरी इलेक्ट्रॉनों को नाभिक के आकर्षण से ढक लेते हैं या स्लेट कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि नाभिक का प्रभाव बाहरी इलेक्ट्रॉन पर कम होता है, या परिणाम स्वरूप बाहरी इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसका मतलब क्या है कि ये नाभिक है, ये आपका बाह्य इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बाद में बीच में कोई इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो उन पर यानी एक सेट डो बना देते हैं, यानी ढक लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन से। इससे क्या होता है कि इस नाभिक और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बल है वो क्या होता है, आपका कम हो जाता है, आकर्षण बल कम हो जाता है, यानी नाभिक का प्रभावी बाहरी इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाता है, यानी इसका नाभिक का जो बाहरी इलेक्ट्रॉन पर प्रभाव है वो आपका कम हो जाएगा। इसके परिणामस्वरूप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, तो इसके लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो वह ऊर्जा कौन सी है, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा, तो उसमें क्या जाती है, कमी जाती है। तो इसका असर क्या आता है, आयनन विभव कम हो जाता है, क्योंकि अब बाहरी इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम ऊर्जा लगेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपका 39 क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कि क्षारीय मृदा धातुओं की प्रथम आयनन ऊर्जा क्षार धातुओं की प्रथम आयनीय ऊर्जाओं से अधिक होती है, इसका कारण है। इसमें पूछा गया कि आपकी क्षारीय धातु होती हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की होती हैं क्षारीय मृदा धातु, इसकी आयनन ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है, और इसकी आयनन ऊर्जा कम होती है, वो क्यों होती है ये आपको बताना है। क्षारीय मृदा धातुओं के नाभिक के आवेश में वृद्धि होती है, नाभिक के आवेश में कमी होती है, या नाभिक के आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ये होगा कि क्षारीय मृदा धातु होती हैं उनके नाभिक के आवेश में वृद्धि होती है। क्षारीय मृदा धातुओं के नाभिक के आवेश में क्या होती है, वृद्धि, इसी के कारण तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
ये कैसी होती है ये भी हम बताते हैं कि क्षारीय मृदा धातु होती हैं वो ग्रुप 2 के समूह की होती हैं, और जो क्षार धातु होती हैं वो ग्रुप, ये जो समूह है एक है उसके तत्व होते हैं। तो दोनों ही श्रेणी के तत्वों की एक ही आवर्त में आते हैं, लेकिन क्षारीय मृदा धातुओं का जो नाभिकीय आवेश है वो जेड क्या है, अधिक होता है। यानी कि है इनका जो जेड है परमाणु क्रमांक है वो ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने के कारण इसका जो नाभिक आवेश है वो ज़्यादा हो जाता है, या बोलते हैं इसका आकार भी थोड़ा बड़ा होता है। तो आकार बड़ा होने के कारण जो अंतिम नहीं सॉरी दोस्तों, आकार इधर घटता जाता है तो इसका आकार कम होता है, यानी परमाणु क्रमांक बढ़ गया, आकार भी कम हो गया। इसके कारण से क्या कि इलेक्ट्रॉन पर अधिक बल लगेगा, अधिक बल लगेगा तो इसको निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जिससे क्या है कि इसकी आयनिक ऊर्जा होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नाभिक के आवेशिक अधिक होने से बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए इसको हटाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब देखते हैं 40 का क्वेश्चन। 40 के क्वेश्चन पूछा गया कि आवर्त सारणी के किसी एक आवर्त में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ निम्न में से किस गुण में परस्पर कमी आएगी। ये पूछा गया कि आवर्त सारणी का यदि परमाणु क्रमांक जेड बढ़ता है तो उसके कौन से गुण के अंदर कमी आती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता में, आयनन विभव में, विद्युत ऋणात्मकता में, या परमाणु के आकार में। हम बाएं से दाएं जाते हैं तो इसका जो परमाणु क्रमांक जेड है वो आपका क्या है, बढ़ता जाता है, और बाएं से जाने पर हम सभी जानते हैं इसके आकार में क्या आती है, कमी। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु आकार में क्या होगी, कमी। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये यहाँ पर इसकी व्याख्या भी दी हुई है। एक आवर्त में बाएं से जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है, बाएं से यदि अपन जाएं दाएंगे तो इसका परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, और इससे नाभिकीय आवेश बढ़ता है, यानी नाभिक का जो आवेश है वो भी बढ़ेगा, परंतु इलेक्ट्रॉन उसी ऊर्जा स्तर में जुड़े रहते हैं तो नाभिकीय आकर्षण के कारण इसका आकार घट जाता है। यानी नाभिकीय आवेश बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में है तो इस पर बढ़ेगा तो इसका जो आकार है वो कम होगा, क्योंकि अंदर की ओर खींचता है। अन्य विकल्प में देखते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुत्व क्या होता है कि पहले बढ़ती है फिर थोड़ी अनियमित होती है, यानी बाएं से दाएं जाने पर पहले तो बढ़ती है और इसके बाद में थोड़ी अनियमित होती है। और आयनन विभव बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है। मैंने बताया था कि आयनन ऊर्जा का मान होता है उसका मान बढ़ता जाता है, क्योंकि आकार छोटा हो जाएगा तो अंतिम इलेक्ट्रॉन पर अधिक बल लगेगा, इसको निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी इधर। तो आयनन विभव का मान बढ़ता जाता है। और दूसरी है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता भैया आपकी इधर जाते हैं तो बढ़ती जाती है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता। तो मैंने बताया था कि जो आपका हेलोजन होता है वो अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कोशिश करता है, तो बाएं से दाएं जाने पर इसका मान भी आपका क्या है, बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी परमाणु आकार आपका क्या है, घटेगा, बाकी ये तीनों बढ़ेंगी। अब आपका 41 का क्वेश्चन। 41 का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़िए। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें पूछा गया कि विद्युत ऋणात्मकता किसी तत्व की क्षमता का मापन होता है। आपकी जो विद्युत ऋणात्मकता है वो किसका मापन है। तो विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन ग्रहण यानी आकर्षित करने की क्षमता, यानी कोई तत्व है उसकी इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसी को ही विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर इसकी व्याख्या भी दी हुई है कि विद्युत ऋणात्मकता वह प्रवृत्ति या क्षमता है जिसके द्वारा कोई रासायनिक यौगिक में एक बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी ये जो कोई दो परमाणु है वो किसी बंध से बंधे हुए हैं, इसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता है उसको क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। यह सापेक्ष मात्रक होता है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है। ये याद रखना, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है, या आप याद रखते हैं FON सबसे होती है फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन। फोन से आप याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 42 के क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। विद्युत ऋणात्मकता पूछी गई है, सबसे ज़्यादा किसकी होगी, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कार्बन और बेरिलियम में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कार्बन की जो आपकी विद्युत ऋणात्मकता है वो सबसे ज़्यादा होगी। वो क्यों होगी ये भी अपन देख लेते हैं कि विद्युत ऋणात्मक किसी तत्व की वह क्षमता है जिससे वह यौगिक में बंधन किए गए इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसे पुलिंग स्केल से मापा जाता है। कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होगी क्योंकि यह आवर्त सारणी में दाएं से और ऊपर की ओर स्थित है। यानी कि याद रखना, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तब इसका मान बढ़ता है,
और ऊपर से नीचे जाते हैं तब इसका मान क्या होता है, कम होता है। तो इस प्रकार से जो इस डायरेक्शन में सबसे जो तत्व होगा वो उसकी जो विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी। अब ये अपन बेरिलियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन की तुलना में देखते हैं। कार्बन परमाणु का आकार सबसे छोटा होता है, जिससे कि नाभिक का आकर्षण इलेक्ट्रॉनों को अधिक आकर्षित करेगा। यानी आकार क्या है कि इस डायरेक्शन में घटता है, तो यहाँ पर इसका आकार सबसे छोटा होगा। ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार बढ़ता है, तो यह इधर स्थित होने के कारण इसका आकार सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा होगा तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि आकार छोटा है तो अधिक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अपनी जो इलेक्ट्रॉन है उसको और अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करेगा। ये आपका क्रम भी देख लेते हैं। ये होता है काशी गए शंकर पार्वती, ये इधर होता है बेरिलियम, और इधर होता है बिना इलायची गरम इंडियन टी, बिना इलायची गरम इंडियन टी। तो काशी ये कार्बन होता है सबसे इस साइड में होता है, ऊपर भी सबसे होता है और दाएं भी सबसे होता है, और इस प्रकार से इधर से दाएं इसकी जो ऋणात्मकता है वो क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपका 43 क्वेश्चन में है कि आवर्त सारणी के किसी तत्व में दाहिनी ओर से बाईं ओर जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता, यानी एक तत्व है उसमें दाहिनी ओर से बाईं ओर जा रहे हैं, दाएं से बाएं जा रहे हैं, तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, घटती है। क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि इधर जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मक का मान बढ़ता है। कार्बन था यहाँ पर सबसे ज़्यादा थी, फ्लोरीन यहाँ पे होता है, इसकी और भी सबसे ज़्यादा होती है। फ्लोरीन सबसे ऊपर और सबसे इस डायरेक्शन में होता है, तो इसकी सबसे ज़्यादा होती है। तो यदि इधर जाएंगे तो इसका मान क्या होगा, घटेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यही इसका एक्सप्लेनेशन। विद्युत ऋणात्मकता किसी तत्व द्वारा यौगिक में इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता है। आवर्ती में बाएं से दाएं जाने पर, यानी बाएं से दाएं जाने पर इसकी आकार में क्या होती है, इसके मान में परमाणु आकार घटता है, नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है, तो विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होती है, बढ़ती है। इस डायरेक्शन में जाएंगे तो बढ़ेगी। तो अपन यदि दाएं से बाएं जाएंगे, दाएं से यदि बाएं जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा, कम होगा। ये आप पढ़ लेना पूरा, इनको यदि आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 44 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि एक तत्व के लिए संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन की संरचना NS2NP5 हो तो यह कौन से समूह से संबंधित होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कि जिसका इलेक्ट्रॉन संरचना अंतिम किसकी होगी, क्षारीय धातुओं की, अक्रिय धातुओं की, उत्कृष्ट गैसों की, या हैलोजन की। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, हैलोजन के लिए। क्योंकि दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन संरचना होती है NS2NP5, इसका मतलब होता है कि इसके वैलेंस में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कुल 7 हैं, और 2 किसके हैं, S के, और 5 कितने हैं, P के। तो ऐसे यानी कि जो आपका 18, ये क्या है, 8वें समूह है, या 8वें समूह में नहीं होगा, सही, ये गलत दिया हुआ है, ये यहाँ पे होता है 17वां समूह है। ग्रुप नंबर 17 में आते हैं, जिन्हें हेलोजन भी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, हेलोजन भी कहते हैं। उदाहरण के लिए आपका जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये होता है, इनका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास देखेंगे, उन सबके जो अंतिम के अंदर क्या होता है, 2s2 और 2p5, 3s2 3p5। इसका मतलब क्या है कि 2 और 5 ये किस में पाया जाता है, हेलोजन तत्व में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं 45 का क्वेश्चन। 45 का क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से किस गैस के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इसमें बताना है कि आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और कौन सा ऐसा तत्व है जिसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो याद रखना, आपका जो हीलियम होता है इसके बाह्यतम कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, बल्कि इन सभी के यानी कि जो पी कक्षक होते हैं और इधर एस कक्षक होते हैं, इन सभी के अंदर क्या होते हैं, 8 कक्षक मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका जो हीलियम है उसका परमाणु संख्या 2 होती है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है, तो इसके बाह्यतम कोश में केवल कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यही इसकी पूर्ण आकृति में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2। बल्कि नियोन और अन्य में देखते हैं, इसका नियोन का परमाणु क्रमांक 10 है, इलेक्ट्रॉनिक संरचना यह है, तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 है। आर्गन में भी इसी प्रकार से होगा, आरएन में भी इसी प्रकार से होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं 46 का क्वेश्चन। 46 के क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिए गए ऑक्साइडों के क्रम को बढ़ते हुए क्षारीय प्रभाव को प्रस्तुत करता है। यहाँ पर आपको 4 ऑक्साइड दिए हुए हैं, तो ये बताने की सबसे क्षारीय कौन सा है, यानी क्षारीयता का क्रम बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, Al2O3 MgO Na2O K2O। ये क्यों होगा ये भी अपन देख लेते हैं।
जो क्षारीय ऑक्साइडों का जो क्षारीय स्वभाव होता है वो धात्विकता पर निर्भर करता है। यानी जो जिस तत्व की धात्विकता यानी जो जितना ज़्यादा धात्विक गुण होगा उसकी क्षारीयता उतनी ही ज़्यादा होगी। और धात्विकता होती है वो बाईं से बाईं और नीचे बढ़ती है। यानी बाईं का मतलब दाईं, यानी ये है बाईं तरफ, मतलब दाएं से बाएं जाएंगे तो धात्विक गुण क्या है आपका बढ़ता है। और ऊपर से नीचे जाने पर भी आपका धात्विक गुण क्या होता है बढ़ता है। यानी नीचे जाने पर और बाएं जाने पर आवर्त सारणी में क्या है धात्विकता आपकी बढ़ती है। तो अपन इसके अंदर देखते हैं आपके क्या दिए हुए हैं। एल्यूमिनियम दिया हुआ है, मैग्नीशियम दिया हुआ है, सोडियम दिया हुआ है, पोटेशियम दिया हुआ है। तो हम सभी जानते हैं सबसे बाईं और कौन सा होगा आपका सोडियम, और उसके नीचे आता है पोटेशियम। यहाँ पर आपका हो गया एल्यूमिनियम, यहाँ पर सोडियम के साथ होगा मैग्नीशियम होता है, और बिना इलायची इधर आता है आपका एल्यूमिनियम। तो ये एल्यूमिनियम मैग्नीशियम क्या गया था इधर। तो हम सभी देखते हैं कि सबसे बाईं ओर आपका कौन से हैं सोडियम और पोटेशियम है। इनमें भी नीचे देखते हैं नीचे कौन सा है आपका पोटेशियम है। तो सबसे ज़्यादा जो क्षारीयता हो जाएगी वो किसको जाएगी पोटेशियम की, तो ये जाएगी आपकी पोटेशियम की। उसके बाद में किसको जाएगी आपकी सोडियम की, उसके बाद में आपकी किसको जाएगी मैग्नीशियम की, और सबसे इधर कौन सा है एल्यूमिनियम, तो उसके बाद में जाएगी एल्यूमिनियम की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखना धातु के जो ऑक्साइड गुण होता है वो क्या होते हैं क्षारीय होते हैं, और जो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं अम्लीय। अधातु आपके आवर्त सारणी के दाहिनी साइड में पाए जाते हैं, तो दाईं साइड में क्या होते हैं आपका अम्लीय गुण ज़्यादा पाया जाता है ऑक्साइडों में। और जो आपके उपधातु होते हैं वो उदासीन ऑक्साइड बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 47 के क्वेश्चन पूछा गया कि ऑक्सीकारक क्षमता का बढ़ता हुआ सही क्रम है। जो आपकी ऑक्सीकारक अवस्था है उसका बढ़ता हुआ सही क्रम कौन सा होगा, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी सबसे ज़्यादा होगी फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीनियम की, फिर आयोडीन की। ये कैसी होगी ये भी अपन देख लेते हैं कि आपकी जो ऑक्सीकारक क्षमता का अर्थ होता है कि किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने और स्वयं को घटाने की प्रवृत्ति। यानी कि आपका कोई तत्व है इसका जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है वही आपके क्या कहलाती है ऑक्सीकारक क्षमता कहलाती है। तो हेलोजन की जो ऑक्सीकारक क्षमता की तुलना करते हैं तो ऊपर से नीचे जाने पर यह घटती है। यानी अपन ऊपर से नीचे जाते हैं तो इसकी जो ऑक्सीकारक अवस्था है वो आपकी घटती है। वो क्यों घटती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति घटती है। यानी ऊपर से नीचे जाते हैं जैसे ही अपना परमाणु आकार बढ़ता जाता है, परमाणु आकार बढ़ेगा तो क्या है कि इसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है वो आपकी क्या आती है घटती है। जो इलेक्ट्रॉन पर जो आकर्षण है बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर जो आकर्षण है वो आपका घटता है। तो इसके कारण जो ऑक्सीकरण क्षमता है वो भी आपकी क्या है कि घट जाएगी। तो सबसे ज़्यादा ऊपर होगी फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की, फिर कल बार INT। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं आपका 48 का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लेंथेनॉइड यानी दुर्बल मृदा तत्व है। इसमें आपको 4 तत्व दिए हुए हैं और आपको बताना कि कौन सा ऐसा तत्व है जो आपका लेंथेनॉइड समूह का तत्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो आपका जो सीरियम है वो लेंथेनॉइड यानी समूह का तत्व है। ये इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। लेंथेनॉइड तत्व वे तत्व होते हैं जिसका परमाणु क्रमांक 17 लेंथेनम से लेकर के 71 ल्यूटीशियम के बीच होता है। ये F ब्लॉक के तत्व हैं और इन्हें दुर्बल मृदा, ये दुर्बल मूल्य नहीं दुर्बल मृदा तत्व भी कहते हैं। तो जो सीरियम होता है इसका परमाणु क्रमांक आपका कितना होता है 58 होता है। तो 57 के बाद में यानी कि यहाँ पर 58 ही आएगा, दूसरे नंबर का तत्व है। तो यह एक लेंथेनॉइड हो जाएगा। बल्कि आपका यहाँ पर केडियम देखते हैं CD, इसका परमाणु क्रमांक 48 है, ये आपका D ब्लॉक का तत्व है। कैलिफोर्निया देखते हैं ये भी आपका F ब्लॉक का तत्व है, इसका 98 परमाणु क्रमांक है। यह एक एक्टेनॉइड तत्व है न कि लेंथेनॉइड। एक्टेनाइन क्या होता है, लेंथेनॉइड तत्व होते हैं उसके जस्ट नीचे क्या होते हैं, नीचे दो होते हैं ना आवर्त सारणी में अलग से 2 समूह होते हैं, यहाँ पे आवर्त होते हैं, ये आपके लेंथेनॉइड होते हैं, ये एक्टेनॉइड। तो आपका जो कैलिफोर्निया है वो आपका एक्टेनॉइड तत्व है, ये भी F ब्लॉक का तत्व है पर एक्टेनॉइड श्रृंखला में आता है। और आपका जो सीजियम है ये आप मैंने बताया था कि कई बार बोलता हूँ मैं, वो हेलिना ने कहा रब से फिर याद। तो ये जो सीजियम होता है ये आपका किसका होता है, S ब्लॉक का तत्व है, प्रथम समूह का तत्व होता है। ये क्षारीय धातु होती है और यह लेंथेनॉइड नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं आपका 49 का क्वेश्चन। इसमें पूछा गया कि निम्न में से किन तत्वों के युग्म में उनके बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। इसमें आपको बताना कि ऐसा कौन सा युग्म है जिसके
बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। तो इसको अपन दो तरीके से देख देते हैं। जो तत्व एक ही समूह में उपस्थित होगा उसके जो बाह्यतम कोश हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ पर बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई है। तो एक ही आवर्त में कौन सा है, यहाँ पर सोडियम ये है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये एक ही आवर्त में है, नहीं कि एक ही समूह में। हमें एक ही समूह के तत्व देखने हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। सोडियम और कैल्शियम, ये सोडियम आपका फर्स्ट समूह का है और कैल्शियम आपका दूसरे समूह का, तो ये भी गलत हो जाएगा। यह है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि एस और बी एक ही समूह होते हैं। क्योंकि न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीके ये एक ही तत्व, एक ही समूह के तत्व हैं, तो इनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी। ये यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। अवधारणा क्या है कि बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उन तत्वों के रासायनिक गुणों को निर्धारित करती है जो कि समूह के एक ही ग्रुप में स्थित है। यानी एक ही ग्रुप में स्थित जो तत्व होते हैं उनके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो क्या होती है, समान होती है। बाहरी कोश में समान होती है और बाहरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। आर्सेनिक और बिस्मिथ है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला गया है इस प्रकार से। और यहाँ पर देखते हैं कि दोनों के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दोनों के अंदर क्या क्या है, 5-5 है। क्योंकि जो आर्सेनिक और बिस्मिथ है वो आपके एक ही समूह में पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन में कि तत्व जिसके परमाणु क्रमांक 9, 17, 35, 53, 35 हैं, ये सभी हैं उत्कृष्ट से हैलोजन, भारी, हल्की। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हैलोजन। दोस्तों याद रखना 9, 17, 35 ये सभी क्या हैं, आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये वाले तत्व हैं। तो ये वाले तत्व हैं, तो ये सभी क्या है, 17 वे के तत्व हैं और ये क्या कहलाती हैं, हैलोजन तत्व कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। परमाणु क्रमांक 9 पे क्या आता है, फ्लोरीन, 17 पे आता है क्लोरीन, 35 पे आता है ब्रोमीन, 53 पे आता है आयोडीन, 85 पे आता है एंटीमनी या एस्टिनिन, एंटीमनी बोलते हैं इसको वैसे। तो ये सभी 17 ग्रुप के तत्व हैं या इसको बोलते हैं 7A के सदस्य हैं और ये इनको हैलोजन कहते हैं। और इनकी विशेषता क्या है, इनकी जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर कितने होते हैं, 7 होते हैं। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होती है और ये अत्यंत अभिक्रियाशील हैं और ये अधातु होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसी के साथ ही हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। हम मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक आप सभी के लिए जय हिंद, जय भारत।